आज हम रोगों में वेक्टर्स की भूमिका को पढ़ेंगे। इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि इन रोगों की रोकथाम के लिए इन वेक्टर्स के बारे में पता होना, जानकारी होना जरूरी है। अब बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर कोई भी ऑर्थोपॉड या कोई भी जीवित ऑर्गेनिज्म जो कि एक इन्फेक्शियस एजेंट या जीवाणु को उस व्यक्ति के पास में पहुंचाता है जो फिर रोगी हो जाता है। ये जो ट्रांसमिशन होता है जीवाणु को रोगी तक ले जाने का दो तरीके से हो सकता है। एक तो बायोलॉजिकल या जैविक तरीका और दूसरा मैकेनिकल। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में जो जीवाणु होता है वो वेक्टर के शरीर में या तो जीवन की प्रक्रिया के एक चक्र से गुजरता है या फिर उसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, या दोनों हो सकते हैं। मैकेनिकल में जो जीवाणु है वो केवल वेक्टर के शरीर पे चावल होके और अपने रोगी के पास पहुंचा दिया जाता है। उसके बीच में उनका कोई डेवलपमेंट नहीं होता या कोई उसकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। आर्थ्रोपॉड्स ये वेक्टर्स का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। ये जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनमें जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कुछ आर्थ्रोपॉड्स में हेड और थोरैक्स मिलकर फेलोथोरैक्स भी होते हैं और इनके 3, 4 या 5 लेग्स के पेयर हो सकते हैं। इसके अलावा किसी किसी में 1 या 2 पेयर एंटीना के भी हो सकते हैं। कुछ आर्थ्रोपॉड्स पंख वाले होते हैं, कुछ पंखहीन होते हैं। पानी में और जमीन पे पाए जाते हैं। इनका उदाहरण जैसे कि मच्छर, मक्खी, सैंडफ्लाई, जुआ वगैरह। इस स्लाइड में हम एक मच्छर का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल देख सकते हैं। ये एक अडल्ट मच्छर है, पानी में अंडे देता है। ये अंडे जब हैच होते हैं तो लार्वा में तब्दील हो जाते हैं और फिर ये लार्वा प्यूपा बन जाता है। इस प्यूपा में से अडल्ट मच्छर निकलता है। स्वास्थ्य के हिसाब से 3 प्रकार के मच्छर, 3 जनरल मच्छर इंपॉर्टेंट होते हैं: एनोफिलीज, एडीज और क्यूलेक्स। सबसे पहले मच्छर को चलो एनोफिलीज में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया मच्छर एनोफिलीज, ये इसकी मुख्य पहचान है। दूसरे मच्छर को हम कन्वर्ट करते हैं एडीज में, तो हमने ये धारियां बॉडी पे और टांगों पे बना दी। इस संरचना की वजह से इनको टाइगर मस्कीटो भी कहते हैं, क्योंकि इस पे ऐसी स्ट्राइप्स होती हैं। फिर रहा अंतिम क्यूलेक्स, इसमें इन दोनों में से कोई चीज नहीं होती, तो इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक आपको डालने की जरूरत नहीं है, तो ये क्यूलेक्स रहेगा। तो जैसे कि हमने बात की, एडीज मस्कीटो को टाइगर मस्कीटो कहा जाता है और क्यूलेक्स मस्कीटो को न्यूसेंस मस्कीटो कहा जाता है। एनोफिलीज ट्रांसमिट करता है मलेरिया और चीजें, एडीज ट्रांसमिट करता है डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह, और क्यूलेक्स काफी करता है जैसे कि फाइलेरिया। इस स्लाइड में कौन सा मच्छर कौन सी बीमारी ट्रांसमिट करता है इसके बारे में दिया गया है, जैसे एनोफिलीज मलेरिया, फाइलेरिया, पर फाइलेरिया हिंदुस्तान में नहीं, एडीज डेंगू, डेंगू हेमरेजिक फीवर, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया हेमरेजिक फीवर, रिफ्ट वैली फीवर, फाइलेरिया पर इंडिया में नहीं, येलो फीवर तो इंडिया में पाया ही नहीं जाता, जहाँ पाया जाता है वहाँ पे इसको एडीज ट्रांसमिट करता है। क्यूलेक्स क्या ट्रांसमिट करता है? बैंक्रॉफ्टियन फिलारियासिस, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर, वायरल आर्थराइटिस एवं अदर डिजीज। अगला नंबर है घरेलू मक्खी या मक्खी। आप इसमें फोटो देख रहे हैं, ये एक मॉडल है जिसमें कि मक्खी, प्यूपा और उसका लार्वा दिखाया गया है, और ये मक्खी के अंडे हैं, एग्स, और ये भी एक मॉडल है। अंडों की एक असली फोटो ये नीचे है, ऐसे लगते हैं मक्खी के अंडे। फिर ये अंडे जब हैच हो जाते हैं तो लार्वा बन जाते हैं, इनको बोलते हैं मैगोट्स। फिर ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली एडल्ट मक्खी उस प्यूपे में से निकलती है। अब ये बीमारी फैलाती कैसे है? मक्खी में एक तरह के मैकेनिकल ट्रांसमिटर, मतलब कि इसकी बॉडी पे जीवाणु चिपक जाते हैं और जब वो एक खाने से दूसरे खाने पे जाती है तो उस पर छोड़ देती है। इसी तरह से वो जीवाणु को खा सकती है और उल्टी के रूप में जो खाने की वस्तु है उसके ऊपर गिरा सकती है, या फिर मल के रूप में जो बैक्टीरिया और जो भी जीवाणु है उसको खाने पे गिरा सकती है। ये कुछ डिजीजेस हैं जो कि मक्खी द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है, और भी होती है पर ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ लिखी गई है। कहने की मतलब ये है कि जो भी डिजीज मैकेनिकल ट्रांसमिशन से ट्रांसमिट हो सकती है वो सारी मक्खियां कर सकती हैं। अब बारी है सैंड फ्लाई की। सैंड फ्लाई ऐसी दिखती है, खून पीती हुई आप इसको देख सकते हैं।
ये एक स्लाइड के अंदर सैंड फ्लाई है और ये उसकी दूसरी स्लाइड है। इसकी विशिष्ट संरचना में ये होता है कि ये बहुत छोटी होती है, मच्छर से छोटी होती है, और इसकी बॉडी पे और यहाँ तक कि इसके पंखों पे भी रोए होते हैं। तो उसकी रोएदार बॉडी और लंबी लंबी टांगे इसकी पहचान करा देती है। और ये कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करती है? काला आजार, सैंड फ्लाई फीवर, ओरिएंटल सो। अब चर्चा करते हैं जुओं की। जुओं मतलब लाउस, मल्टीपल में लाइस। आप फोटो में देख रहे हैं, एक किसी का सिर के बाल है और उसके अंदर जुओं के अंडे लगे हुए हैं छोटे छोटे। इसी का ये माइक्रोस्कोपिक चित्रण है। आप देख रहे हो एक बाल का स्ट्रैंड दिख रहा है, उसके ऊपर एक जू का अंडा लगा हुआ है, इसको नेट कहते हैं। ये एक जू स्लाइड में एम्बेडेड है और इसी जू का ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। जू जो होती है सिर की जू और बॉडी की जू, हेड लाउस, बॉडी लाउस देखने में एकदम एक जैसी होती है, लेकिन बॉडी लाउस जो है वो ये डिजीजेस ट्रांसमिट करती है। एपिडेमिक टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर, ट्रेंच फीवर और डर्मेटाइटिस, क्योंकि डर्मेटाइटिस तो कोई भी जू कर सकती है। तीसरी तरह की जू होती है प्यूबिक लाउस या क्रैब लाउस। इसको क्रैब लाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रैब जैसी दिखती है। इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू ये है। ये कोई बीमारी ट्रांसमिट नहीं करती, अभी तक पाई गई। ये है इच माइट, खुजली वाला माइट, जो खुजली की बीमारी होती है। ये करता है बीमारी जिसको कहते हैं स्केबीज, यानी कि खुजली। जो फीमेल पैरासाइट होती है, फीमेल इच माइट होती है, ये इंसान की खाल के भीतर अपना बिल बना लेती है, उसके अंदर ये अंडे ले करती है और इस प्रकार से खूब इरिटेशन करती है, खुजली करती है, और इसको कहते हैं स्केबीज। खुजली करने से और इसकी प्रेजेंस की वजह से इस पर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, और ये बीमारी जो है स्किन रैश के रूप में उभर के आती है। खूब सारी खुजली होती है जिसमें कि स्पेशली रात को, तो रात में होने वाली खुजली, वो खुजली जो रात में बहुत ज़्यादा हो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है इस बीमारी की, स्केबीज की। और स्केबीज इसीलिए इस जगहों पे ज़्यादा देखी जाती है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ में लोग रहते हैं, तो एक से दूसरे में जल्दी से फैल भी जाती है। अब है रैट फ्ली या चूहे का पिस्सू। ये ट्रांसमिट करता है प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग, प्लेग एक तरह की ऐतिहासिक महामारियों में से एक है। हालांकि अब ये कम देखी जाती है, लेकिन इसकी तैयारी में हमेशा रहना चाहिए। ये है रैट फ्ली का माइक्रोस्कोप की व्यू। रोडेंट में से रैट फ्ली इन्फेक्शन लेके बाहर आती है और ये इंसान को काटती है तो इन्फेक्शन प्लेग का उसमें दे देती है, और प्लेग का इन्फेक्शन फिर ब्यूबो में परिवर्तित हो जाता है। टिक्स दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली इनका काम है कि ये खून चूसते हैं, तो जब खून चूसते हैं तब ये बैक्टीरिया और जीवाणुओं को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दो तरह के टिक्स होते हैं, सॉफ्ट टिक्स और हार्ड टिक्स। ये है हार्ड टिक। हार्ड टिक ट्रांसमिट करता है ये डिजीजेस जिसके नीचे लिस्ट दी गई है। और दूसरा तरह का टिक है सॉफ्ट टिक। सॉफ्ट टिक ये 3 बीमारियां ट्रांसमिट करता है, क्यू फीवर, रिलैप्सिंग फीवर और कैसनोल फॉरेस्ट डिसीज। साइक्लोप्स दूसरा नाम है वाटर फ्ली। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है और ये मीठे पानी में पाया जाता है। मीठा पानी मतलब कि समुद्र जैसा नमकीन पानी नहीं हो। ये उसका दूसरा माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इसकी पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस ये है कि एक बीमारी होती है गिनी वर्म डिजीज, ब्रैकेक्यूरियोसिस। ये इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। ये बीमारी अब भारत में नहीं पाई जाती है, पर पहले पाई जाती थी। और जिस पानी में ये इन्फेक्टेड साइक्लोप्स मिलते हैं, अगर उस पानी को पी लिया जाए तो ये गिनी वर्म डिजीज हो जाती है। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि पैर में से कैसे गिनी वर्म बाहर निकाला जा रहा है। एक और बीमारी है फिश टेप वर्म, जिसमें जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं उनमें से एक साइक्लोप्स होता है, पर यह बीमारी भी इंडिया में नहीं देखी जाती। लेकिन इससे ये महत्व पता चलता है कि पीने का पानी साफ सुथरा होना चाहिए। अगला है कॉकरोचेस, हिंदी में तिलचट्टे। तिलचट्टे मैकेनिकल वेक्टर की तरह ही काम करते हैं, मतलब कि इनके शरीर पे चिपक के जीवाणु यहाँ से वहां जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका कोई महत्व कम हो गया। वो आपके खाने में घूम जाते हैं, पानी में घूम जाते हैं और वहां पे जीवाणु छोड़ जाते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ वेक्टर्स हैं। ये बैक्टीरियल डिजीजेस ये वाले ट्रांसमिट कर सकते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन ये वाले कर सकते हैं, फंगल कंटामिनेशन कर सकते हैं, और एक बड़ी बात
कि जो तिलचट्टे के प्रोटीन है वो ब्रोंकियल एस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस उजागर कर सकते हैं। एकदम से अटैक हो सकता है ब्रोंकियल एस्थमा का। अगला वेक्टर है सीसी फ्लाई, जो कि ऐसा दिखता है। इसका नाम ग्लॉसिना भी कहा जाता है। ये जो मक्खियां हैं ये खून चूसती हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब अपने पंखों को फोल्ड कर लेते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेट हो जाते हैं जैसे कि कैंची के ब्लेड। सीसी फ्लाई केवल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है, लेकिन ये इंसान और जानवर, हर प्रकार के जानवर का खून चूस सकती है। मतलब चिड़िया, लिजर्ड, स्नेक, सांप और बाकी जानवर इनका भी खून चूस सकते हैं। तो इनको घरों में घुसने की जरूरत नहीं होती खून चूसने के लिए, लेकिन जिसके ऊपर इनकी नजर पड़ जाती है वो ये देखा गया है कि वो काफी दूर तक उसका पीछा कर लेते हैं उनका खून चूसने के लिए। और ये क्या बीमारी फैलाती है? ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। हर प्रकार के जानवर को ये डिजीज अफेक्ट कर सकती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे उसका पालतू जानवर हो, चाहे जंगली जानवर हो। लेकिन इंसान और पालतू जानवरों के लिए ये घातक साबित हो सकती है। दूसरी है ब्लैक फ्लाई, इस प्रकार की दिखती है। सिमुलिडी भी बोलते हैं इनको। इंडिया में जो स्पीशीज मिलती है ब्लैक फ्लाई की उसको कहते हैं सिमुलम इंडिकम। और ये भी खून चूसती हैं, घरेलू जानवरों का और इंसान का। और ये वेक्टर है किस बीमारी की? ऑन्कोसर्सियासिस या रिवर ब्लाइंडनेस। आंखों में वर्म हो जाता है और अंधापन भी हो सकता है। ये पाई जाती है अफ्रीका, मैक्सिको, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। इंडिया में ये आप देख सकते हैं फोटो, आंखों के अंदर जो वर्म है उसकी। इंडिया में जो पहाड़ है उसकी स्ट्रीम्स में ये ब्रीड करती है। और जो अडल्ट फ्लाई है वो इतनी ज्यादा तेज और दूर उड़ सकती है कि इसको कंट्रोल करना तो मुश्किल है। तो उनके जो लार्वे होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और इनको कंट्रोल करने के लिए एक इंसेक्टिसाइड है जिसका नाम है अबेट। ये ब्लैक फ्लाई के लार्वा को तो मार देते हैं, लेकिन और कोई जो जीव उस पानी में रहते हैं या जो जीव उस पानी को पीते हैं उनको कोई हार्म नहीं करते। तो एक नॉर्मल डोज में अबेट इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए। यह है रेडवुड बग। ये चागास डिजीज के वेक्टर होते हैं, लेकिन केवल मैक्सिको और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। और चागास डिजीज किससे होती है? ट्रेपोनोमा क्रूजिया से होती है। ये जो बग्स होते हैं ये इंसान और जानवरों का खून चूसकर ही जीवित रहते हैं। इंडिया में भी ये बग पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में इनसे कोई बीमारी फैलाई नहीं पाई गई है अभी तक। लेकिन जब वो काटते हैं तो खूब जलन, चकत्ते हो सकते हैं। उसके अलावा मुंह लाल हो सकता है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है केवल इनके काटने की वजह से। और ये कहाँ रहते हैं? जो दीवारों में, जमीन पे छेद और क्रैक्स होते हैं इनमें रहते हैं आराम से। और इनमें से बाहर निकल के आते हैं खाली काटने के लिए, खून पीने के लिए, और वापस वहीं जाके इन दरारों में छुप जाते हैं। इसलिए घरों का पक्का होना बहुत जरूरी है, उसमें दरारें नहीं होनी चाहिए। तो कंट्रोल के लिए इन ऐसे घरों में जहाँ पे ये बहुत ज्यादा आ गए हैं वहां पे HCH या डाइल्ड्रिन का स्प्रे करा जा सकता है। ये है दूसरे है ट्रोबिक्युलेट माइट्स। ये स्पाइडर जैसे लगते हैं, मकड़ी जैसे प्रतीत होते हैं। ये जो माइट है, ये जो फोटो है, ये इस माइट के लार्वा की है। जो लार्वा स्टेज है केवल वही ब्लड चूसता है, और ये ब्लड एक बार जब भर लेता है तो मोटा होकर जमीन पे गिर जाता है, और फिर वहां पे उसकी आगे की जीवन चक्र चलता है और वो बड़ा माइट बन जाता है। तो ये जो लार्वा है यही खून चूसता है और यही परेशानी पैदा करता है। ये लार्वा जब बड़ी संख्या में बाइट कर लेते हैं तो लाल चकत्ते बन सकते हैं बॉडी पे, जिसपे की खुजली होती है। हालांकि जो चकत्ते हैं ये अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन खुजली करने की वजह से इनपे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की एक समरी है। 1 मिनट लगाकर आप इसको एक बार देख लीजिए। अब ऑर्थोपोड के अलावा हम आते हैं रोडेंट पे, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट वेक्टर है। आप इस चित्र में देख सकते हैं 2 तरह के चूहे हिंदुस्तान में जो पाए जाते हैं दिखाए गए हैं। ऊपर वाला है रेटस रेटस या ब्लैक रैट। ये जो है डोमेस्टिक होते हैं, घरों में रहते हैं। ये आराम से जहाजों पे भी चले जाते हैं और उनपे
खूब आराम से रहते हैं। इसलिए इनका पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश जहाज़ों में बैठ के जा सकते हैं। ये छतों पर भी चढ़ जाते हैं। ज़्यादातर ये लोग छतों में अपना घर बनाते हैं, लेकिन अगर वहाँ ना बना सके तो दीवारों में छेद करके उस पर भी रह लेते हैं। तो नीचे वाला चूहा है, ये है नॉर्वे रैट। ये सेमी डोमेस्टिक होता है, मतलब ये घरों में भी घुसता है और बाहर के सीवर्स में भी घूमता है, ड्रेन्स में भी घूमता है और घरों में खाना खाने के लिए आ सकता है। रोडेंट्स कौन सी डिजीजेज स्प्रेड करते हैं? बैक्टीरियल डिजीजेस, प्लेग वगैरह, वायरल डिजीजेस, रिकेट्सियल डिजीज, पैरासिटिक डिजीज और अदर्स लाइक रैट बाइट फीवर, लेप्टोस्पायरोसिस, रिंगवर्म वगैरह। ये कैसे फैलाते हैं? काटने से, चूहे के काटने से रैट बाइट फीवर हो सकता है। अपने शरीर पे कीटाणु लेके जहाँ पे भी खाना खाते हैं या पानी में कूद जाते हैं, उनमें बैक्टीरिया फैला सकते हैं, जैसे कि सैल्मोनेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, और पिस्सू से, रैट फ्लीज से, जैसे प्लेग और टाइफस। धन्यवाद, आपने अपना ध्यान दिया।